हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज आपके साथ डिस्कस करूंगा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर फर्स्ट जेई के लिए। अगर क्वेश्चन के हिसाब से वेटेज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज आता है पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि इनऑर्गेनिक मान लो चाहे आप ऑर्गेनिक मान लो, फिजिकल मान लो, पीरियोडिक टेबल के बिना अपन किसी चीज़ की स्टार्टिंग के बारे में सोचते भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं पीरियोडिक टेबल ये एक्चुअली है क्या। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं डिस्कवर है, जितने भी तत्व खोजे गए हैं ना, उनको याद रखना, उनकी प्रॉपर्टी को याद रखना, ये काफ़ी मुश्किल काम है, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। पहले एलिमेंट कम थे तो उनकी एक एक की प्रॉपर्टी को याद भी रखा जा सकता था, उनके गुणों को याद भी रखा जा रहा था, तो ज़्यादा क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़े, जैसे जैसे तत्वों की संख्या नेचर में बढ़ती गई, नए नए तत्व खोजे गए, तो उनको याद रखना, उनकी प्रॉपर्टी को याद रखना काफ़ी मुश्किल काम हो गया। तो इन चीज़ों को सारणीबद्ध किया गया फिर, और सारणीबद्ध करके जिनकी प्रॉपर्टीज समान थी उनको एक जगह रख दिया, ऐसे ग्रुप बना दिए उनके। तो अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए, और उसी सीरीज में आज पीरियोडिक टेबल के इतिहास में आज अपन पहला क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, लेवोजियर का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है वो किसका आता है? लेवोजियर का। तो सबसे पहले अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं लेवोजियर क्लासिफिकेशन। लेवोजियर क्लासिफिकेशन। लेवोजियर ने क्या किया, उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उनको दो भागों में बांट दिया, दो ग्रुप बना दिए उसने, एक तो धातु और एक अधातु। तो अपन इसके लिए बोल सकते हैं लेवोजियर ने उस समय पर ज्ञात तत्वों के दो समूह बनाए। कितने समूह बनाए? दो। एक समूह उसने बनाया धातु, और दूसरा समूह उसने बनाया अधातु। तो लेवोजियर ने उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उनको दो ग्रुपों में डिवाइड कर दिया, धातु और अधातु। धातु तो वो थी जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम। तो सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो क्या होता है? 2 8 1। हर तत्व कोशिश करता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कहा जाता है कि वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में, या ऐसी स्पीशीज जो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखती है, उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। और इसी के अकॉर्डिंग इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर दे। तो ज़्यादा आसान इसको त्यागना था इसके लिए, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया वो बन गया 2 8। तो ये धातु है। तो ऐसे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रख रहे थे उनको उसने धातु का, और उनको अपने समूह में रख दिया धातुओं में। जैसे एग्जांपल लूं मैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का क्या होता है? 2 8 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और चला जाएगा मैग्नीशियम +2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या हो गया? 2 8। तो ये स्टेबिलिटी रख रहा है। समझ रहे हो आप चीजों को? तो ऐसे उसने एक धातुओं का समूह बना दिया। दूसरा समूह उसने बनाया अधातु का। अधातु कौन होते हैं? वे तत्व है
जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। दूसरे समूह में उसने ऐसे तत्व रखे जिनकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन को गेन करने की थी, उनको उसने बोल दिया कि ये अधातु हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लें क्लोरीन है, इसके 2 8 7, बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। क्लियर? तो अब 8 करने हैं तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो आसान है, इलेक्ट्रॉन 1 ही तो गेन करवाना है आपको, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और Cl-, ये हो गया 2 8 8। तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गया। ऐसे ही जैसे अपन बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 6। अब इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए आपको? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवा दो, तो यह आपका हो गया O-2 2 8। अब बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन बन चुका है? 6 की बजाय 8, तो यह भी स्टेबिलिटी रख रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन था किसका? लेवोजियर ने। लेवोजियर ने उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उनके 2 समूह बना दिए, एक समूह को उसने धातु का और दूसरे समूह में उसने अधातु रख दिए। क्लियर? तो ऐसे उसका क्लासिफिकेशन आ गया। लेकिन उसकी कमी, लिमिटेशंस, कमियों में बात करें तो सबसे बड़ी कमी तो उस समय देखो तत्व कम ज्ञात थे, तो उसने आसानी से धातु और अधातु में रख दिए। लेकिन कुछ तत्व ऐसे आए उसके बाद में, जब ऐसे तत्वों की खोज हो गई जिनमें धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं, जिनको कहा गया उपधातुएं, उनके लिए उसकी पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं है। देखो, क्योंकि उसने समूह ही 2 बनाए, एक तो धातु और एक अधातु। हाँ, इसमें संशोधन करना चाहे तो तीसरा उपधातु जोड़ दे, लेकिन ये एक्चुअली उसके क्लासिफिकेशन में था ही नहीं ना, ये तो संशोधित रूप होगा उसका, तो ये कमी ही मानी जाएगी। कौन सी? उपधातुएं। कुछ तत्व है धातु व उपधातु दोनों के गुण धर्म रखते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं। लेवोजियर के वर्गीकरण में उपधातुओं हेतु जगह नहीं थी, तो यही उसकी कमी आ गई कि उसने उपधातु के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। तो जैसे उपधातुओं की खोज हुई तो पहला क्लासिफिकेशन जो कि लेवोजियर का क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप सबने ले लिया होगा। नेक्स्ट जो इसी सीरीज में अगला क्लासिफिकेशन आया वो आया था प्राउट, तो थोड़ी अब उसकी बात करते हैं। तो अब अपन बात करने वाले हैं प्राउट क्लासिफिकेशन। तो सेकंड आ गया प्राउट्स क्लासिफिकेशन। यह क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अजीब सा था। कैसे? प्राउड ने कहा कि जितने भी तत्व हैं वो हाइड्रोजन से मिलके बने, लेकिन ये बात हमेशा सही तो नहीं। क्लियर?
तो ये यहीं पे जहां पे ये आया था उसी समय ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे थे जिनके परमाणु भार भिन्नांक थे। अगर सारे तत्व हाइड्रोजन से मिलके बने तो उनका परमाणु भार भी हाइड्रोजन का पूर्ण गुणन होना चाहिए, तो इसकी कमी तो यहीं पे आ गई थी। तो इस क्लासिफिकेशन के बारे में अपन बात करें तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं इसके अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन से बनते हैं, अतः प्रत्येक तत्व का परमाणुीय भार हाइड्रोजन के परमाणुीय भार का पूर्ण गुणज होगा। ध्यान से समझो, इसके अनुसार क्या होगा कि प्रत्येक तत्व का जो परमाणु भार है वो हाइड्रोजन का पूर्ण गुणज होगा। तो इसके अनुसार ये हो जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ एटम, किसी भी एटम का जो एटॉमिक वेट होगा वो n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन है एटम के एटॉमिक वेट का पूर्ण गुणज होगा। यहां पर n 1 2 3 एक पूर्ण गुणज संख्या होगी। सपोज करो एग्जांपल ले ले जैसे सोडियम, तो मैं बात करूं एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है भाई 23। तो ये पूर्ण गुणज होना चाहिए हाइड्रोजन के, तो इसने ये n की वैल्यू यहां पर क्या रख दी 23, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है 1। तो ऐसे इसने बता दिया कि ऐसे इसका एटॉमिक वेट कितना आ गया 23 आ गया। जैसे मैं बात करूं एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 24। तो अगर प्राउट की अकॉर्डिंग बात करें तो n की वैल्यू 24 हो जाएगी, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, तो ऐसे इसका एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। लेकिन ये प्राउट के अकॉर्डिंग सही है। कमी देखो, कमियां प्राउट से एलिमेंट्स के भिन्नांक एटॉमिक वेट की व्याख्या नहीं कर सका। कैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैं बात करूं क्लोरीन, तो क्लोरीन की बात करें इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5। तो ये पॉसिबल नहीं है 35.5। अब n की वैल्यू कितनी रखोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट तो 1 रहेगा, अब क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 है, वो कैसे आएगा जब उसको मल्टीप्लाई करोगे 35.5। 35.5 का मतलब है कि 35.5 हाइड्रोजन से मिलके ये बना है, तो एटम तो अनडिवाइडेबल है। समझ रहे हो आप चीज को? तो भिन्नांक परमाणु भार की व्याख्या ये नहीं कर सका, और यहीं पे ये प्राउट का नियम क्या हो गया, फेल हो गया, भिन्नांक परमाणु भार को एक्सप्लेन ना करने के चक्कर में। समझ रहे हो आप चीजों को? जैसे अपन कोबाल्ट की बात करें तो 58.9, निकल की बात करें 58.6, तो कहां से होगा ये? तो जैसे जैसे फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट आ गया, भिन्नांक परमाणु भार आ गया, वहीं पर आपका प्राउट का नियम क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद में आता है आपका डोबेरोइनर।
ये का थोड़ा सटीक था इससे मॉडल, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया होगा ये आप सबने। अब अपन बात करते हैं प्राउट के बाद में डोबेराइनर के क्लासिफिकेशन की। डोबेराइनर ने क्या किया, उस समय जितने भी एलिमेंट ज्ञात थे उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा और 3-3 परमाणुओं के समूह बनाए जिनको डोबेराइनर ट्राइड कहा, राइट। और बताया कि जो बीच वाला तत्व होता है, मध्य वाला जो तत्व है, उसका परमाणु भार अन्य 2 तत्व है, पहला और तीसरा, उनका क्या होगा, औसत होगा। तो यही बात अपन इसमें करने वाले हैं। डोबेराइनर ने उस समय ज्ञात तत्वों को परमाणुीय भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर तीन परमाणुओं के समूह बनाए। जिन्हें डोबेराइनर ट्राइड्स कहा गया तथा बताया कि मध्य वाले तत्व का परमाणुीय भार अन्य 2 प्रथम व तीसरे तत्वों के परमाणुीय भारों का लगभग औसत होता है। इसको आप यूं समझो, उसने मान लो कि 3 परमाणु जैसे X, Y और Z, 3 परमाणु ले लिए, इनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया। पहले का परमाणु भार A1 है, दूसरे का A2 है तथा ये A3 है। कहने का मतलब बढ़ते हुए क्रम में A1 से बड़ा A2, A2 से बड़ा क्या है, A3 है। यू अरेंज किया और बताया कि पहला और जो तीसरे का A1 और जो A3 का जो एवरेज होता है वो लगभग बराबर होता है किसके, A2। एग्जैक्ट बराबर भी आ सकता है और लगभग बराबर भी आ सकता है। ये था आपका डोबेराइनर ट्राइड। उस समय जितने भी ज्ञात तत्व है उसमें वो 3 ही ट्राइड बना पाया था। वो ट्राइड कौन कौन से थे, पहला लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका परमाणु भार कितना होता है, इसका हो गया 7, इसका 23 और इसका होता है 39। तो आप अगर यहां पे देखो तो मान लो ये तो परमाणु भार हो गया आपका A1, यह आपका हो गया A2
और ये परमाणु भार हो गया A3। तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में है, देखो आप आराम से। तो यहां पे क्या होगा, 23 प्लस 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, ये बराबर आ रहा है किसके, 23 के। ये लो, इसका मतलब ये डावेराइनर का ट्राइड है। क्लियर? ये वो ट्राइड है जो डावेराइनर ने उस समय खोजे थे। दूसरा उसने ट्राइड जो बताया था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये दूसरा ट्राइड है जो डावेराइनर ने बताया था। इनके अगर एटॉमिक मास की बात करूं, इसका एटॉमिक मास होता है 40, इसका आपका आता है 87.6, इसका आता है 137। यह आपका क्या मान लो, A1 है, यह आपका A2 हो गया और यह आपका A3 हो गया। तो देखो 40 प्लस 137 डिवाइड बाई 2, तो ये लगभग आ जाता है 88.5। तो हालांकि एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं है इसके, लेकिन अप्रोक्स है ये। तो अपन ने तो पहले ही बात की थी कि ये लगभग औसत होगा, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ही बराबर हो, लगभग औसत भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एकला ट्राइड। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका एटॉमिक मास देखें, इसका होता है 35.5, इसका होता है 80 और इसका होता है 127। वही चीजें, इसका एटॉमिक मास को आप क्या मान लो, A1 है, यह आपका A2 है और यह आपका क्या है, A3 है। क्लियर? तो यहां पे देखा जाए 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2, तो ये अप्रोक्स आता है अपना 81.2 के समथिंग। जबकि अपना ये कितना है, 80। तो मैंने वही तो कहा था ना कि जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट इक्वल हो, अप्रोक्स भी हो सकता है। क्लियर? ये वो तीन ट्राइड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो डावेराइनर के एग्जैक्ट है। अन्य तीन ट्राइड जो उस समय डावेराइनर के ट्राइड में मौजूद थे, डावेराइनर ने उनके बारे में नहीं बताया था, डावेराइनर ने ये तीन ही बताए थे। इनके अलावा अदर तीन ट्राइड जो उस समय मौजूद थे, मतलब डावेराइनर के क्लासिफिकेशन में ये थे। कौन सा है? पहला पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, एक तो ये आ गया। दूसरा फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये दूसरा आ गया। तीसरा कौन सा था? सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम। कैसे पता चला कि ये डावेराइनर को फॉलो करते हैं? तो एक हिंट देता हूं इसके लिए। हिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डावेराइनर्स ट्राइड। यह हिंट कभी भी फेल नहीं होगा आपको। ये डावेराइनर के ट्राइड तीन तो याद रह जाएंगे, इसके अलावा कहां कहां पर डावेराइनर का रूल फॉलो होता है, कौन कौन से हैं जो डावेराइनर ट्राइड को फॉलो करते हैं, ये सब आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वो चीज इसके लिए मैं आपको हिंट देने वाला हूं। वो हिंट है आपके पास, मान लो तीन एलिमेंट है A1, वही मान लेता हूं एलिमेंट, पहला आ गया A, दूसरा आ गया B और तीसरा एलिमेंट आ गया C। इसका एटॉमिक नंबर Z1 है,
इसका एटॉमिक नंबर Z2 है और इसका एटॉमिक नंबर Z3 है। क्लियर? तो यहां पे देखो, अगर Z2 माइनस Z1 बराबर है Z3 माइनस Z2 के, तो हमेशा ध्यान रखना डोबेराइनर है ऑलवेज, डोबेराइनर ट्राइड ऑलवेज फॉलो। ये डोबेराइनर के ट्राइड हमेशा इस रूल को फॉलो करेंगे। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, काफी काम में आने वाला है। इस पॉइंट को समझो आप, ये हिंट है। जैसे इसी पे अप्लाई कर लेता हूं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो अगर इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से मैं डिसाइड करना चाहूं तो ये 3 पे आता है, ये 11 पे आता है और ये 19 पे आता है। तो देखो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 11 माइनस 3 18 आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे 19 माइनस 11, इसका डिफरेंस भी 8 आ गया। तो दोनों डिफरेंस क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये डोबेराइनर है, और ये तो एक्चुअली है ही डोबेराइनर का। मैं अप्लाई करके ही तो दिखा रहा हूं आपको। जैसे आगे और लें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर लें, तो इसका एटॉमिक नंबर देखो 17, 35 और ये कितना आ गया 53। तो आ जाओ यहां से डिफरेंस ले लो, 35 पॉइंट माइनस 17, ये कितना आ गया 18। 53 माइनस 35, ये भी कितना आ गया 18। तो डिफरेंस इक्वल आ रहा है ना, मतलब ये भी डोबेराइनर को पास कर रहा है। अपना हिंट कहीं फेल नहीं होगा। एग्जाम्पल ले ले, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम कर लेते हैं इसकी बात भी। तो कैल्शियम कितने पे आता है 40 पे, 38 पे और ये 56 पे। डिफरेंस ले लो, 38 माइनस 40 कितना आ गया डिफरेंस भाई, 18 का आ गया। 56 माइनस 38 डिफरेंस कितने का आ गया, 18 का आ गया। तो हो गया ना डोबेराइनर पास। ये तो 3 थे ही डोबेराइनर के, इन पे भी अप्लाई करके देख लेते क्या ये सही में है। तो पोटेशियम, रुबिडियम और ये सीजियम, एटॉमिक नंबर देखें इनका, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 19, 37 और ये 55। इनका अगर मैं डिफरेंस लेता हूं 37 माइनस 19, तो ये डिफरेंस आता है 18। अगर इनका डिफरेंस लेता हूं मैं 55 माइनस 37, तो ये भी आता है 18। तो ये इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, तो ये पास है। मतलब ये डोबेराइनर रूल को फॉलो करता है, ये ट्राइड है। क्लियर? डोबेराइनर के 3 ट्राइड तो यही थे, ये ध्यान रखना। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अपन। आई होप सबने ले लिया होगा। इसके अलावा ये रूल और अप्लाई करके देखें, तो आप इस पे अप्लाई करके देख लो। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये इनका एटॉमिक नंबर देखो, ये कितने नंबर पे आता है 15 पे, ये 33 पे और ये आता है 51 पे, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो आप, 53 माइनस 15 कितने का आ गया 18 का। यहाँ पे डिफरेंस देखो आप, 51 माइनस 33, ये डिफरेंस आपका कितने का आ गया, ये भी देखते हैं आप। तो ये डिफरेंस कितने का आ गया 18 का। आया कि नहीं है 18 का डिफरेंस। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, पास है। और कौन सा दिया था, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। तो इनमें देखो एटॉमिक नंबर,
16, 34, 52, डिफरेंस ले लो। 34 माइनस 16 कितना आ गया? 18। डिफरेंस ले लो। 52 माइनस 34, डिफरेंस कितने का आ गया? 18। तो हो गया ना डाविराइनर पास? हुआ कि नहीं हुआ? इसके अलावा लेना चाहें, स्कैंडियम देखो, स्कैंडियम ले लिया मान लो मैंने, ये ट्रिवियम ले लिया और लेंथेनम ले लिया। अब इनका एटॉमिक नंबर देखो, 21, 39 और ये आ गया 57। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 18 का। और इन दोनों का डिफरेंस भी कितने का आ रहा है? 18 का आ रहा है। तो ये फॉलो कर रहा है। हालांकि डावेराइनर के ट्राइड डी ब्लॉक में थे ही नहीं, सिर्फ ये एक ही ट्राइड है जो डावेराइनर के डी ब्लॉक में था। समझ रहे हैं आप चीजों को? जैसे अपन आगे बात करें, इसी से आगे बात कर लेता हूं, इससे आगे वाले वर्ग में ही टाइटेनियम हो गया, जर्कोनियम हो गया और HF हो गया। तो यहां पे देखो, ये कितने नंबर पे आता है? 22, 40 और ये आता है 72 पे। अब अगर इनका डिफरेंस लेके देखता हूं मैं, तो ये वाला डिफरेंस तो 18 का आ रहा है। 40 माइनस 22, 18 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ये वाला डिफरेंस 32 का आ रहा है। इसका मतलब ये इक्वल है? नहीं है। नहीं है तो ये डावेराइनर को फॉलो नहीं करता। बात आ गई क्या समझ में? कमियों की बात करें डावेराइनर की, कमियां, उस समय ज्ञात तत्वों में डावेराइनर केवल 3 ही त्रिक खोज पाया। तथा डी व ए ब्लॉक के एलिमेंट्स में डावेराइनर ऑलवेज फेल। इसमें आते ही तो डावेराइनर हमेशा ही फेल हो गया। क्लियर? आप इसको यूज समझ सकते हैं, जो अभी अपने एग्जाम्पल से समझ ली थी ना ये चीज, तो फिर भी अपन देखना चाहे तो कई ट्रिक ऐसे थे जो एक ही आवर्त में थे और एक ही वर्ग में थे। कैसे? ऐसे ट्राइड देखो पूछ लेता है कई बार। एट जो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे आगे मेंडलीव में। आयरन, कोबाल्ट और निकल, आरयू, RH, PD, ऑस्मियम, इरेडियम और प्लेटिनम। तो अगर इनकी बात करूं, एक ये ट्राइड बनाना चाहूं मैं, ये ट्राइड बनाना चाहूं और ये ट्राइड बनाना चाहूं, तो नहीं बनेंगे ये। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि यहां पर ये जो डिफरेंस है Z2 माइनस Z1, ये तो आने वाला है 18, और ये जो डिफरेंस है Z3 माइनस Z2 वो आने वाला है 32। और मैंने क्या कहा था, वो अपना ट्रिक जो है, हिंट जो है, वो कभी भी फेल नहीं होगा, वो डावेराइनर के पास हमेशा पास है। क्लियर? हाँ, अगर आप यूं जाते हो तो ये ट्राइड है, यूं ट्राइड बन जाएंगे। लेकिन ट्राइड तो वर्ग में देखने थे, तो यहाँ पे ये आपके ट्राइड नहीं है। तो ये कमी थी किसकी? डावेराइनर की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है अपने न्यूलैंड का। पहला ये मॉडल आया था 1817 में, इससे पहले और भी आए थे, लेकिन एक ऑथेंटिक जिसकी बात करें, थोड़ा सही मॉडल जो आया था वो डावेराइनर था। उसके बाद में काफी लंबे टाइम के बाद में 1865 के अंदर न्यूलैंड ने दिया था। तो अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, 18 में इसको, आई होप सबने ले लिया होगा।
अब आता है अपना न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये सन 1865 में आया था, मतलब काफी लंबा टाइम डबराइनर के बाद में। न्यूलैंड ने क्या किया, उस समय प्रकृति में जितने भी तत्व ज्ञात थे उनको परमाणु बार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया और कहा कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के साथ गुणधर्मों में ठीक उसी प्रकार समानता रखता है जिस प्रकार संगीत के अंदर 8वां स्वर प्रथम स्वर के साथ समानता रखता है। कहने का मतलब न्यूलैंड को संगीत का कुछ ज्यादा ही लगाव था। तो देखो न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यूलैंड ने उस समय पर ज्ञात एलिमेंट्स को परमाणुीय भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तथा बताया कि प्रत्येक 8वां तत्व अपने प्रथम तत्व के साथ गुणधर्मों में ठीक उसी प्रकार समानता रखता है जिस प्रकार संगीत में 8वां स्वर अपने प्रथम स्वर के साथ समानता रखता है। यह बात किसने बताई थी? न्यूलैंड ने। तो जितने भी तत्व ज्ञात है उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया परमाणु बार के, लेकिन उस समय अक्रिय गैसें नहीं खोजा गया था, तो अक्रिय गैसों के लिए उसकी क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं थी। तो उसका क्लासिफिकेशन देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर अक्रिय गैसें थी नहीं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। तो यहाँ पे देखो आप परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम था, इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है 7, इसका 9, इसका 11, इसका 12, इसका 14, इसका 16, इसका आपका कितना आ जाएगा 19, 23, फिर इसका कितना आ जाएगा 22, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 39, 40 और इसका आपका आ जाएगा, यहीं तक देख लो क्योंकि कैल्शियम के पास तो वो फैल ही हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो यहां पे देखो एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। इसी प्रकार आगे आप जैसे जैसे जाओगे वैसे आपको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। क्लियर? तो यहां पे देखो संगीत की बात करें
तो देखो पहला स्वर क्या आता है, सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा धा नी सा रे गा। तो आप यहां पे देखो एटॉमिक नंबर नहीं देखना, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं आपको यहां एटॉमिक नंबर से अरेंज नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रहा हूं। ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, फिर नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 13वां, ये 14वां एलिमेंट है, ये 15वां एलिमेंट है, ये 16वां और ये 17वां, ऐसे आगे चलते रहेंगे, लेकिन अप्लाई यहीं तक होता है ये। तो यहां पर देखो आप, ये पहला रिदम में रहेगा 8वें के साथ, मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन रिदम में है। अब ये पहला अगर इसको मानूं तो इसका 8वां कौन सा है, ये, तो ये आपस में रिदम में है। इसका 8वां कौन सा है, ये आपस में रिदम में है। इसका 8वां कौन है, ये आपस में रिदम में है। इसका 8वां हो गया सिलिकॉन, ये रिदम में। नाइट्रोजन का 8वां कौन हो जाएगा, फॉस्फोरस, ये रिदम में है। ऑक्सीजन का 8वां कौन बन जाएगा, सल्फर, तो ये आपस में रिदम में आ जाएंगे। फ्लोरीन का देखो फिर से कौन सा आ गया, क्लोरीन, ये रिदम में है। सोडियम किसके साथ रिदम में है, पोटेशियम के साथ रिदम में है। मैग्नीशियम किसके साथ रिदम में है, कैल्शियम के साथ रिदम में है। तो आप यहां पे देख लीजिए, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, रिदम में कौन कौन है, जैसे पहला, 8वां, और कौन सा है रिदम में, 17वां, ये रिदम में हो गए। जैसे रिदम में कौन हो गए, दूसरा, 9वां और 18वां। 17 कैल्शियम था क्या, ये कितने नंबर पे है, क्लोरीन, 15वां रिदम में है। एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये, तो ये किसके साथ, 16वें के साथ रिदम में है। फिर ये कौन कौन रिदम में है, तीसरा किसके साथ है, 9वां, ये 10वां और 17वें के साथ, मतलब हर 10वां एलिमेंट। ये कौन कौन है, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कौन कौन है। तीसरे नंबर पे कौन आया था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये ऐसे रिदम में, ऐसे पूछता है नंबर है, ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, नंबरिंग ऐसे पूछता है। कमी, यह नियम है, केवल है कैल्शियम तक ही सही है। एक तो ये बात है। दूसरी कमी क्या है, न्यूलैंड के टाइम इनर्ट गैसेज की खोज नहीं हुई थी। अतः इनर्ट गैसेज की खोज के बाद इस नियम में विचलन आ गया। विचलन है, आ गया। अब 9वां तत्व है, प्रथम के साथ समानता रख रहा था। मतलब जैसे इनर्ट गैस आई, अब 8वां नहीं 9वां समानता रखने लग गया। तो ये जो रिदम पढ़े थे ना मैंने, 1, 8, 15, अब ये समानता नहीं रखेंगे, ये बढ़ जाएंगे।
कैसे बीच में जैसे हीलियम आ जाएगी तो वही बन जाएगा दूसरा। तो ऐसे फ्लोरीन कौन सा बन जाएगा, 9वां। तो अब रिदम में कौन हो जाएंगे, पहला, पहले के साथ 9वां, 9वें के साथ कौन सा आ जाएगा, 16वां। ऐसे रिदम मतलब है हाइड्रोजन है, फ्लोरीन और क्लोरीन। समझ रहे हैं आप चीजों को, ऐसे ये रिदम में हो जाएंगे। एक मिनट, नंबर भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि इनर्ट गैसेज आ जाएंगी। तो इनर्ट गैस यहां आ जाएगी हीलियम, उसको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे यहां पे नियॉन आ जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे सही है। तो अब रिदम में कौन से होंगे, पहला आ जाएगा, पहले के बाद में रिदम में आएगा कौन सा, 9वां, 9वें के बाद में 17वां। कौन कौन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। जैसे दूसरा, 10वां और 18वां कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। फिर रिदम में कौन रहेंगे, तीसरा, 11वां और 19वां कौन कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। फिर रिदम में कौन रहेगा, 4th, 12, 20, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ऐसे। फिर रिदम में कौन रहेंगे, 5वां और 13वां कौन आगे, बोरॉन और एल्यूमिनियम। फिर रिदम में कौन से आ जाएंगे, 6 और 14, कार्बन और सिलिकॉन। अब समझ गए होंगे आप, यहाँ पर तो एटॉमिक नंबर के अनुसार ही काम सेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ के लिए नंबर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये बात थी न्यूलैंड के अष्टक नियम की। क्लियर। आज के लेक्चर में इतनी ही बात करेंगे, और जितना टॉपिक अपन ने पढ़ा है उसके हिसाब से आपका असाइनमेंट अभी अब आपको मैं वो बता देता हूँ, वर्कशीट के क्वेश्चंस नंबर वो आप थोड़े सोल्व कर लेना। कल अपन लेक्चर से पहले उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। आई होप सबने ले लिया होगा, इसको हटा रहा हूँ मैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपको एक्सरसाइज का 5वां, 6ठा और 7वां सवाल करना है, एक्सरसाइज फर्स्ट का। बाकी हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, ना पूछे गए हैं कभी जेईई में आज तक। क्लियर। फिर भी एज ए प्रैक्टिस के लिए आप ये 3 क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।